अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। हाजरा मसरूर की कहानी। आकबत। ले बाबा देख, एक और मोटर आ रही है। रहट पर बैठे हुए खानू की चाबुक बैल की पसलियों में गड़ी की गड़ी रह गई और रहट के चक्कर के साथ उसकी गर्दन मुड़ती ही चली गई। सब्जी तरकारी की बड़ी बड़ी क्यारियों में पानी की नालियां दुरुस्त करने वाले बूढ़े ने आंखें मिचमिचाकर सड़क की तरफ देखा और जोर से बोला, हाँ, अब बुढ़ा मर रहा है ना। पहले तो बरसों कोई ना आता, अब मोटरों पर मोटरें भर भर कर आ रही हैं। हिस्से बखरे जो करना है। हाँ हाँ, यह आल औलाद भी बड़ी बेईमान चीज है। काले रंग की बड़ी सी कार धूल में अटी हिचकोले खाती करीब से गुजरी तो खानू और उसके बाबा ने माथे पर हथेली सामने करके अपने हिसाब बेहद अप टू डेट सलाम किया। सुना है शहर में मालिक के सब बच्चे नंगे सर फिरते हैं और बीबियां बुर्का भी नहीं ओढ़ती। खानू ने ललचा कर मोटर को देखा जिसमें पहले आने वाली मोटरों की तरह शीशों पर रंगीन पर्दे चुने हुए थे। अब मोटर उस काईज़दा हवेली के अहाते में दाखिल हो रही थी जिसका तर्ज तामीर इस सारे माहौल में बड़ा अजनबी सा लगता था। लो जी, आखिर को बड़े पोते भी पहुंच ही गए। बूढ़े रिटायर्ड फौजी रमजान अली ने खाट पर से उठकर सैल्यूट मारा और फिर अबाउट टर्न हो गया ताकि मोटर में आने वाली बीबियां जनान खाने की ड्यूढ़ी में दाखिल हो जाएं। रमजान अली बैक वक्त उस हवेली वाले की जमीनों का मुंतजिम भी था और हवेली का चौकीदार भी। जब वो मोटर के दरवाजे बंद होने की आवाज के साथ मुड़ा तो देखा जमील मियां अपना डॉक्टरों वाला बैग उठाए सीधे ड्यूढ़ी की तरफ जा रहे हैं। पहले इधर आओ बेटा जमील। मर्दाना बैठक से अब्बा जान की रोबदार आवाज उभरी तो वो बादिले नाखास्ता उधर ही मुड़ गए। ऊंचे कटावदार मेहराबी बरामदे से गुजर कर वो लंबे से सहदरे कमरे में दाखिल हुए जिसके हरे रंग के दानेदार शीशों से मुजय्यन दरवाजे बंद थे और कमरे में ठंडा उदास अंधेरा था जो धूप से आए हुए जमील की नजरों में कुछ ज्यादा ही गहरा था। दरमियान में ऊंची नक्शीन आबनूसी मेज थी। वो उससे टकराते टकराते संभले और फिर अपना बैग उसी पर रख दिया मगर उसके हैंडल पर से हाथ न उठाया। कमरे में डॉक्टर जमील के अब्बा के अलावा दोनों चचा, फूफा और कई फूफीजाद और चचाजाद मौजूद थे। वो सब अलग अलग शहरों से आए थे, इसलिए एक दूसरे से आगे बढ़ के मिले और सलाम दुआ की। रास्ता बहुत खराब हो गया पिछली बरसात में, हम तो बहुत परेशान हुए। तुम्हारी मोटर के टायर तो पंक्चर नहीं हुए जमील मियाँ? फूफा ने पूछा। जी नहीं तो। क्या हाल है दादा मियाँ का? जमील ने सवाल किया। सबके चेहरों पर मायूसी का साया लहरा गया। सुहेल बेटा, तुम पहले मुंह हाथ धो लो और चाय पी लो, बड़े चचा ने बड़ी शफकत से कहा। जी मैं पहले तो दादा मियाँ को देख आऊं, इजाजत है? जमील ने बैग हाथ में उठाते हुए कहा। ये डॉक्टर साहब भी तो उनके पास से उठकर इधर आए हैं। जमील के अब्बा ने इत्मीनान दिलाना चाहा तो जमील ने इतने बहुत से चेहरों में उन डॉक्टर साहब का चेहरा तलाश करना शुरू किया और वो कोने में छपर खट पर गांव तकिए के सहारे बैठा नजर आ गया। मुतमईन पुरसुकून चाय के हर घूंट पर अपनी सफेद मूछें संवारता चेहरा। जब दादा मियाँ का हाल इतना खराब है तो फिर डॉक्टर को हर वक्त उनके पास होना चाहिए, जमील ने कहना शुरू किया मगर बात तेजी से कट गई। जी जनाब, आप नहीं समझते कुछ, मैं 20 साल से उनका इलाज कर रहा हूँ। वो इस वक्त, मेरा मतलब है कि वो अपनी हालत को खूब समझ रहे हैं, इसलिए अपने पास डॉक्टर की मौजूदगी पसंद नहीं करते। कस्बाती डॉक्टर साहब ने हाथ और गर्दन के इशारों के इजाफे के साथ जमील को बात समझाना चाहिए। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। जमील अपना बैग लेकर कमरे से निकलने लगा। ओहो बेटे, तुम बात समझे नहीं। डॉक्टर साहब सही समझते हैं, ठहरो। जमील के अब्बा अपनी हल्की सी झुकी कमर को तान कर आगे बढ़े और अपने फर्ज शनास बेटे के कंधों पर हाथ रखकर बरामदे में निकल आए। बेटा, अब मैं लड़कों बालों के सामने क्या कहूँ? जमील के अब्बा ने खुसुर पुसुर की। देखो, इस वक्त अगर तुम्हारे दादा मियाँ के पास डॉक्टर साहब बैठे रहें तो तुम्हारी दादी पर्दे की वजह से उनके पास से हट जाएंगी और तुम जानो जो एक उम्र एक दूसरे से 24 घंटे को भी जुदा न हुए हों, वो आखिरी वक्त में ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि अम्मा जान उनकी आंखों के सामने से हट जाएं। तुम नए जमाने के लोग उनकी मोहब्बत को क्या समझोगे? अरे आज सुबह से तो उनकी आंखें बस तुम्हारी दादी पर ही जमी हैं, जैसे कुछ कहना चाहते हो और कह ना सकते हो।
मैं अभी सबको उनके कमरे में जाने से मना कर आया हूँ। और ये सब कहते कहते जमील के अब्बा की आवाज भर्रा गई। जी जी, मैं समझ गया अब्बा जान। मैं तो बस 1 मिनट को उन्हें देखूंगा, शायद कोई नया इलाज समझ में आ जाए। मेरे सामने से तो दादी को नहीं हटना पड़ेगा, बस एक नजर देखाऊं। जमील ने सर झुकाकर दरखास्त की। अच्छा जाओ बेटा। और अब्बा ने जमील का कंधा छोड़कर बैठक का रुख किया। आंगन में बावर्ची खाने की दीवार के बाहर तन्नूर गर्म था। ताजा खमीरी रोटियों की महक फैली हुई थी। जमील की नजर माई रानी पर गई, जो सर पर दुपट्टे को पगड़ी की तरह लपेटे सेकी हुई रोटियां सलाखों की मदद से उखेड़कर टोकरी में जमा कर रही थी। सलाम माई रानी, जमील ने जोर से खंखार कर आवाज लगाई, ताकि जनान खाने में भरी हुई चच्चियों फुफियों के अलावा उनकी बेटियां, नवासियां और पोतियां तक खबरदार हो जाएं और सर ढक लें। जमील को उस वक्त भी अपनी दादी की ये बात याद थी कि हवेली में आओ तो यहाँ के तौर तरीके बरतो, वरना घर में काम करने वाली औरतें भी बाहर जाकर बातें बनाती हैं। माई रानी की बख्तों ने जल्दी से घूंघट निकाल लिया और माई रानी तो जैसे तनूर में औंधते औंधते बची। जमील ने देखा बड़े बरामदे में सिवाय चंद बच्चों के कोई न था। वो आगे बढ़े तो पीछे से माई रानी सलाखें फेंक उनके पीछे दौड़ी और आटे से भरे हाथ बेख्तियार जमील के कंधों पर फेरने लगी। सदके पुत्र, तू आ गया। अब मालिक की दवा दारू ठीक तरह होगी। मालिक बड़े कमरे में हैं। माई रानी ने बड़ी रिक्कत के साथ कहा और फौरन ही तन्नूर की तरफ लौट गई, क्योंकि उसने रोटी जलने की बू सूंघ ली थी। माई रानी के हाथ तन्नूर और आटे से उलझे हुए थे, मगर जहन अपने मालिक के गिर्द भंभीरी की तरह चकरा रहा था। उसे याद न था कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में मालिक की आल औलाद हवेली में इकट्ठा हुई हो। कोई 50-60 साल हुए होंगे जब मालिक ने इस इलाके में मुरब्बे खरीदे और हवेली बनवाई। तभी एक दिन उसके खाविंद ने कहा था, नेक बख्त मालिक है तो बाहर का, लेकिन लगता नेक है। इसके बाल बच्चे आ रहे हैं, हवेली में चलकर रोटी पानी का बंदोबस्त कर दे। और फिर 15 साल की रानी ने मोटी मोटी रोटियां पकाते हुए घूंघट की ओट से देखा था कि लंबे सफेद बुर्के और एक बेटे और बेटी के साथ मालकिन नई हवेली में दाखिल हुई। और जब मालकिन ने बुर्का उतारा तो यूं लगा जैसे आंगन में चांद उतर आया हो। अजीब अजीब सी खुशबू फिजा में फैल गई थी। उस दिन से रानी ने माई रानी बनने तक उसी बावर्ची खाने में कैसे कैसे अजीब नामों के खाने पकाने सीखे। खुदा ने मालिक और मालकिन की औलाद में बरकत दी, जमीन में बरकत दी। फिर एक एक करके सब हवेली से चले गए, मगर मालिक और मालकिन कहीं न गए। सिवाय नजर नियाज के मौकों के बरसों से शायद ही कभी तन्नूर गर्म करना पड़ा हो। माई रानी कितने बहुत से दिनों से दोनों वक्त तवे पर 4-6 फुलके पका लेती, जो मालिक और मालकिन के लिए बहुत होते। आहिस्ता आहिस्ता फुलकों की तादाद कम होती गई और अब पिछले जुमे से वो चंद फुलके भी न पके। मालिक बीमार है तो फुलकों की क्या जरूरत है। मालकिन कहती हैं, अल्लाह जाने मालिक के लिए जो यखनी बनती है उसमें से मालकिन 2 घूंट पीती भी हैं या नहीं। इन 8 दिनों में मालकिन का रंग लट्ठे की तरह सफेद हो गया। फिर भी क्या रख रखाव है मालकिन का। घर में बच्चे आए हैं, इसलिए रोज फजर के वक्त ही बता देती हैं कि आज ये पका लो। मालिक के बीमार पड़ते ही दरख्त में झूला डलवा दिया कि नन्हे बच्चे बहले रहेंगे, वरना अपनी माओं को तंग करेंगे। जाने उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मालिक की इस बीमारी पर सारी आल औलाद इकट्ठा जरूर होगी। और आज तो सबसे अजीब बात हुई। सवेरे ही बोली, रानी आज आटा ज्यादा गूंदना। हाँ अल्लाह ने मालकिन का दिल कैसा पहुंचे हुए फकीरों जैसा बनाया है, वरना सभी ने कहा था कि जमील मियां नहीं आ सकेंगे, उन्हें फुर्सत कहाँ अपने मरीजों से, और अब वो आ गए इतनी दूर से। माई रानी ने कराची शहर की दूरी का अंदाजा करने के लिए नीले आसमान की तरफ नजरें उठाईं तो हवेली की चिमनी पर एक चील को बैठे देखा। शुह शुह, माई रानी ने गरम सलाख लहराकर चील को धमकाया, मगर वो ना उड़ी। अरे इस मनहूस चील के दीदे फूट गए हैं। अभी जरा देर पहले तो सदके का काला बकरा बोटी बोटी होकर तुम्हारे पेटों में चला गया, और अब किस फिक्र में हो। शो, माई रानी बड़बड़ाकर चील को कायल करने लगी। अम्मा रोटी तन्नूर से निकाल, क्या आप कोयला बनाएगी? बख्तों ने आटे के पेड़े बनाते हुए झुंझलाकर कहा। माई रानी चाबी के खिलौने की तरह झकझक करके तेजी से तन्नूर से रोटियां बरामद करती हुई बड़बड़ाई, बख्तो तू ही उठकर उड़ा दे इस कमबख्त को। इसी कमरे तले तो मालिक पड़ा है, मुझे तो वहम होता है। मालिक के बाल बच्चे इस वक्त की रोटी तो खा लें, फिर तो अल्लाह की मर्जी, आखिर हमने इनका नमक खाया है।
माई रानी ने अपनी भीगती हुई आंखें अपने घुटनों पर पोंछी और पानी में हाथ भिगोकर धपाधप तनूर में रोटियों की नई खेप जड़ना शुरू कर दी। मगर बख्तो आटे के पेड़े बनाने में इतनी मसरूफ थी कि उस मनहूस चील को सिर्फ घूरने पर इक्तिफा कर सकी जो अभी तक चिमनी पर अड्डा जमाए थी। मेरे ब्याह पर सभी कुछ तो दिया था मालकिन ने। आज तक नहीं सुना किसी जमींदार ने अपने कम्मियों को ब्याह पर सोना भी दिया हो। कैसे भारी कंगन थे। उन पर काम भी ऐसा था कि दूर दूर के गांव वाले देखने आए थे वो कंगन। बख्तो ठंडी सांस भरकर धीरे धीरे कहने लगी, हाँ तो तू कंगन लेकर ससुराल चली गई थी। इधर परले मुरब्बों वाले राणा साहब मालिक से झगड़ने आए थे। मोटर में बैठकर बोले, तुम कमियों की आदत बिगाड़ रहे हो। तुम पुश्तैनी जागीरदार होते तो ऐसा ना करते। आज सोना दोगे तो कल ये हवेली मांगने आ जाएंगे। अरे क्या क्या बताऊं। अरे अम्मा, 1000 दफा ये किस्सा सुना चुकी हो, अब छोड़ो भी। बख्तो आहिस्ता से बोली। अच्छा तो ले, ये नहीं सुना होगा तूने। राणा साहब की बात मालकिन के कान में पड़ी तो सद्दे में गिरकर रोती थी और कहती थी, अल्लाह ने सबको बनाया, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं। माई रानी ने अपने हिसाब कंगनों के सिलसिले में एक और इंकशाफ किया। छोड़ अम्मा, अब वो कंगन ही कहाँ रह गए मेरे पास। बेच खाए इसके बाप ने। बख्तों ने अपने हाथ मिलाकर आटे की मरोड़ियां छुड़ाते हुए अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ शिकायत आमेज नजरों से देखा, जो सहन में बिखरे हुए सूखे जर्द पत्ते इकट्ठे कर रहा था। उसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया और नन्हे का कुर्ता घुटनों से उठकर बादबां की तरह उसके झुके हुए सर पर तन गया। उसे अपने इन्हेमाक में अपने निचले धड़ की बराहनगी का एहसास भी न हुआ, मगर बख्तो दौड़ी नन्हे का कुर्ता काबू में किया और उन बच्चों की तरफ देखा जो बरामदे में तख्तों के चौके पर बैठे नन्हे पर हंस रहे थे। कच्छा कहाँ फेंकाया, बख्तो ने जोर से कहा और हौले से अपने बेटे की पीठ पर एक धप लगाई। उसके बाद उसके कुर्ते के दोनों दामन मिलाकर गिरा लगा दी। बख्तो को हवेली में आए हुए बच्चों की वजह से झेप हो रही थी, वरना मालकिन तो लड़के जात के नंगे खुले की परवाह भी न करती। मगर हाँ, जब वो अपनी नौजायदा बच्ची को लेकर मालकिन को सलाम करने आई थी तो उन्होंने 2 पोतड़े सीकर दिए थे और कहा था, ऐ बख्तो बेटी, लड़की जात की शर्म तो रखा करो। मगर उस नंगे और ढके के किस्से से बख्तो का बेटा परेशान न था और न उस कच्छे की उसे परवाह थी जो उसने कभी पहना भी न था। वो तो सूखे जर्द पत्तों की ताजा बौछार से परेशान था जो हवा के रुख पर आंगन में लौटते पोटते हवेली के बड़े बरामदे का रुख कर रहे थे और सारी मेहनत चौपट हो चुकी थी। उस घर में काम करने वाले सभी लोग जानते थे कि जहां मालकिन को आंगन में लगे दोनों दरख्तों से मोहब्बत है, वहीं सूखे पत्तों से हद भर नफरत है। इधर जमील के आसाब आग में गिरे खुश्क पत्ते की तरह चरमरा रहे थे, क्योंकि वो अभी तक दादा के कमरे में न पहुंच सके थे। वो दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए अपनी बड़ी चची के हुक्म पर उन्हें मिले हुए कमरे में खानदान की बीवियों के सामने बैठना पड़ रहा था। ऐ जमील बेटे, तुम आ ही गए। आखिर डॉक्टर पर अपने खानदान वालों का भी फर्ज होता है। बड़ी चची ने जैसे वो तार याद दिलाया जो उन्होंने अपने मियाँ की बीमारी पर रावलपिंडी से भेजा था और जिसके जवाब में जमील सिर्फ टेलीफोन पर अपने बड़े चचा का हाल अहवाल पूछ कर रह गए थे। जमील का जी चाहा उठकर बाहर टहलने लगे जब तक दादा के कमरे का दरवाजा खुले। मगर बड़ी चची यहाँ सिर्फ जमील को ताना देने तो आई नहीं थी। उनकी बेटी अभी जच्चा खाने में थी, मगर वो अपनी बेजरत सी सास और इंसाफ पसंद ससुर के पास इस मौके पर जैसे खींची चली आई थी। अल्लाह मियाँ जमील के हाथों उनके दादा को शिफा देगा। बड़ी चची ने मेहंदी से रंगे बालों पर दुपट्टा जमाते हुए कहा, मौत तो बरहक है भाभी, हाँ इंसान अपनी सी कोशिश करता है। बड़ी फूफी ने अपना सफेद बालों वाला सर झुकाकर लंबी सांस ली। और फिर देखिए, अब्बा जान तो घंटों इसी आंगन में अम्मा जान के साथ वॉक करते न थकते थे इस उम्र में, और अब जैसे सारा धड़ बेकार हो गया। जमील की छोटी फूफी जो जमील की हम उम्र थी, इस अलमिये पर फूट फूट कर रोने लगी। वो एक दूर दराज के जिले के गर्ल्स स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी और इंस्पेक्ट्रेस के दौरे की खबर गर्म थी, मगर वो अपनी फरिश्ते जैसी अम्मा जान को आने वाले सदमे में तन्हा कैसे छोड़ सकती थी। अरे छोटी फूफी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, जी को संभालिए। जमील की बीवी ने छोटी फूफी को गले लगा लिया, मगर छोटी फूफी इस हमदर्दी पर और भी आंसू बहाने लगी। हाय, मेरी अम्मा का क्या होगा, वो अब्बा के बगैर कैसे जिएंगी अकेली। वो धीरे धीरे फरियाद करने लगी।
सारी जिंदगी हमने तो यही देखा कि हमारी अम्मा जान ने इस घर में दाखिल होने के बाद बाहर कदम न निकाला। खानदान में किसी के ब्याह का मौका आता तो अपने हाथ से लिख भेजती, जी चाहे तो इस हवेली में बारात उतारो या यहाँ से बारात ले जाओ, तुम्हें इख्तियार है। अब मैं कहाँ घर से निकलूं? किसी के घर जचगी होने वाली होती तो लिखती, आना चाहो तो यहीं आ जाओ, तुम्हें कोई फिक्र न करना पड़ेगी। अब भाई जिसका जैसा जी चाहे करे, न कभी किसी से कोई गिला न शिकवा। जमील की बड़ी फूफी बोली, मगर सबका हक भी तो पहुंचा देती हैं यहीं बैठे बैठे। शादियों पर अपने हाथ से सिए टके जोड़े, पैदाइश पर नन्हे नन्हे कुर्ते टोपियां। जमील की छोटी चची ने याद दिलाया, अरे दुनिया कहती है सास ससुर जान पर सवार रहते हैं। भाई हमारे सास ससुर ने तो हमारे घर में झांका भी नहीं, और जो हम यहाँ कभी आते तो हमें मेहमान बनाकर बिठा दिया जाता। अल्लाह सेहत दे मेरे ससुर को। हम जाने लगते तो चावल गंदुम की बोरियां साथ कर देते। हमसे तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, हालांकि माँ बाप का अपने बेटों पर बड़ा हक होता है। जमील की बड़ी चची ने यूं कहा जैसे अपने गुनाहों की तलाफी कर रही हूँ। मैंने कई बार कहा, अम्मा जान लाहौर चलिए, इतना बड़ा शहर है, इतना खूबसूरत, रोशनियों से जगमगाता, देख कर हैरान रह जाएंगी आप। तो हंसकर यही कहती, हाँ बड़ा अच्छा होगा, अपना और मेरा रंग रूप देखो। ना बाबा, मैं तो यहाँ की खुली हवा से न जाऊंगी। बड़ी फूफी ने बोलना शुरू किया तो छोटी फूफी दुपट्टे से आंखें और नाक पोंछते हुए बोल पड़ी, और मैं जिद करती कि चलकर मेरा स्कूल देखिए, कैसी बादशाहत करती हूँ। तो हमेशा जवाब मिलता, अल्लाह मुबारक करे, तुम्हारे बाबा को किस पर छोड़कर जाऊं। और जब अब्बा जान को साथ लेकर चलने की बात होती तो कह देती, यहाँ का ख्याल कौन करेगा। एक दफा मैंने बिगड़ कर कहा था, आप दोनों तो सारस का जोड़ा हैं। इस पर अम्मा खूब हंसी थी। और अब छोटी फूफी अपनी दुखी माँ की हंसी याद करके फिर सिसकियां भरने लगी, क्योंकि सारस के जोड़े की कहानी किसे नहीं मालूम। कहते हैं एक मर जाए तो दूसरा भी बेखाए पिए यूं ही खड़े खड़े मर जाता है। जमील के अंदर बेजारी का ज्वालामुखी खौल रहा था। वो अपने दादा दादी की मोहब्बत का एहतराम करते थे। उन्हें तो हमेशा से ये बात मालूम थी कि दादा दादी तो अपने बच्चों के रिश्ते नातों के लिए भी गांव से नहीं निकले। बेटे तालीम के लिए बाहर निकले, नौकरियां की, और वहीं मेल मुलाकातों में रिश्ते नाते तय हो गए। उसके बाद बेटियां अपने भाभीियों के जरिए ब्याही गईं। अब वो इन दास्तानों को सुनने तो इतनी दूर से यहाँ नहीं आए थे। वो डॉक्टर थे और इस वक्त तो जल्द से जल्द मरीज को देखना चाहते थे, और उनकी नजरें दादा वाले कमरे के दरवाजे पर जमी हुई थी। फिर वो पुरस्रार दरवाजा खट से खुल गया और जमील अपना बैग उठाए तेजी से उस कमरे में चले गए। सब बहुओं और बेटियों ने देखा कि हवेली की मालकिन हाथ में बेड पैन लिए निकली और दूर कोने में बनी हुई दीवार की ओट में चली गईं। किसी की जुर्रत न थी कि उनके हाथ से बर्तन ले लेता, क्योंकि सबको मालूम था कि शौहर की खिदमत में वो किसी को शिम्मा बराबर हिस्सेदार न बनाएंगी। उनका नीला दुपट्टा, सफेद कुर्ता और गुलाबी पाजामा हवा के तेज झोंकों में पीछे की तरफ उड़ रहा था। अगर जमील की बेटी नईमा सुल्तान उर्फ नौमी उन्हें यूं हवा के मुकाबिल जाते देखती तो शायद अब से 5 साल पहले की तरह चिल्ला उठती, आप परी हैं, आप परी हैं। मगर वो बेचारी तो उस वक्त छोटे कमरे में सारे कुंबे के बच्चों को बहलाए रखने की ड्यूटी अंजाम दे रही थी, और दर हकीकत खुद को बहला रही थी। उसने बच्चों के खिलौनों में से उठाकर वो सस्ती सी दूरबीन अपनी आंख से लगा रखी थी, जिसके अंदर शीशे के चंद मामूली टुकड़े होते हैं, मगर जो देखने वाले की नजरों के सामने रंगों की बड़ी खूबसूरत तरतीब पेश करते हैं, जो जरा सी हरकत से बदल जाती है। अब से 5 साल पहले वो यहाँ अपने डैडी और मम्मी के साथ आई थी और 8 साल की थी। डैडी मजीद तालीम के लिए लंदन जाने वाले थे। अचानक छोटे दादा का खत आया कि जाने से पहले हवेली जरूर जाओ और खानदान की सबसे बुजुर्ग हस्तियों की दुआएं लेकर समुंदर पार का इरादा करो। उस जमाने में नोमी के डैडी के पास मम्मी के जहेज वाली कार थी, और वो अब इतनी काबिल एतबार न थी कि उस पर लंबा सफर किया जाता। इसलिए रेल, बस और फिर टांगे का सफर तय करके वो हवेली तक पहुंचे थे। उसकी मम्मी बेचारी मांगे के बुरके में बौलाती जा रही थी, और डैडी कभी हंसते और कभी झुंझलाते। उसके जहन में ये सब बातें धुंधला सी गई थी, मगर वो इस हवेली में रहने वाली अपनी परदादी को कभी न भूल सकी। उसे याद था पहले तो उन्होंने नौमी को खूब चूमा था, और फ्रॉक में उसकी नंगी टांगे देखकर झट अपनी बुक्ची संभाल कर बैठ गई थी। नौमी के देखते देखते छोटी सी शलवार और नन्हा सा दुपट्टा तैयार हो गया। ये कपड़े पहनकर वो किस कदर खुश हुई थी और अपनी परदादी से चिमट कर रह गई थी।
जवाब में वो उन्हें खुश करना चाहती थी और समझ में नहीं आता था कि कैसे खुश करे। उसके पास एक छोटा ट्रांजिस्टर था, मगर डैडी ने रास्ते में ही सख्ती से मना किया था कि हवेली में उसे हाथ ना लगाए। कहीं गाना वाना लग गया तो दादा दादी सख्त नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर नौमी ने अपने डैडी पर सवालात की बौछार कर दी थी। क्या वो फिल्म भी नहीं देखते? नहीं। क्या टीवी भी नहीं? नहीं। ओह, फिर वो क्या करते हैं डैडी? बोर होते होंगे ना? तब डैडी ने उसे एकदम डांट दिया था और कहा था कि खबरों के वक्त वो खुद ट्रांजिस्टर ऑन करेंगे। मगर नौमी तो अपनी इतनी प्यारी सी परदादी को खुश करना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी। डैडी बाहर अपने दादा के पास थे और मम्मी सफर की थकान उतारने को सो रही थी। नौमी ने मम्मी के सूटकेस से अपना ट्रांजिस्टर निकाल लिया और गाँव तकिए के नीचे छुपाकर मध्यम सी आवाज में लगा दिया था। फिर खुद परदादी की गोद में सर रखकर उन्हें देखने लगी और फिर उसने ताज्जुब से देखा। राग ने उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी। उनके हाथ में छालिया और सरौता जूं के तू रह गए और फिर चंद लम्हे बाद वो बौला कर तेजी से आंगन में निकल आई थी। सुनो बेटा, कहीं रिकॉर्ड बाजा बज रहा है, उन्होंने जैसे ख्वाब में कहा और आसमान पर दरख्त की फुनिंगों पर उस बेहद मध्यम लय में बजाए जाने वाले बाजे को तलाश करना शुरू कर दिया। तब नौमी ने खिलखिला कर वो बाजा गांव तकिए के नीचे से निकाल कर अपनी परदादी को दिखा दिया था और उनकी बड़ी बड़ी बादामी आंखें एकदम खौफ से बड़ी हो गईं। बेटा, इस शैतानी चरखे को छुपा दो। इसे हवेली में क्यों लाई? तुम्हारे दादा को मालूम हुआ तो नाराज होंगे। और नौमी को अपने परदादा एकदम बुरे लगने लगे थे। उसे तो बस अपनी परदादी लंदन में भी याद आती रही और अब वो दूसरी बार यहाँ अपने परदादा की बीमारी की खबर पाकर आई थी। उस ओल्ड फैशन जोड़े की अजीबो गरीब मोहब्बत के सिलसिले में सब लोग कितनी बातें कर रहे थे, मगर नौमी को सिर्फ अपनी परदादी को दोबारा देखने की ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी न हुई थी। जब नौमी छोटे कमरे से बच्चों के गौल में निकली तो तख्तों के चौके पर जर्द रंग का छपा हुआ दस्तरखान फैला हुआ था और माई रानी चीनी की गहरी गहरी फूलदार प्लेटें रख रही थी। बावर्ची खाने से मुर्गी के कोरमे की खुशबू उड़ रही थी और पतीले पर चमचा बार बार बज उठता था। बच्चे खाली प्लेटों के गिर्द जमा हो गए, मगर माई रानी खाना लाने की बजाय रुक रुक कर डर डर कर कह रही थी, आज फजर को मेरी आंख खुली तो देखा हमेशा की तरह मालिक और मालकिन नमाज पढ़ रहे हैं, एक ही मेहराब तले। माई रानी ने हाथ में 5 मेहराबों वाले बरामदे की दरमियानी मेहराब की तरफ इशारा किया। सबने दहल कर उस मेहराब की तरफ देखा। फिर मैं इधर आई तो कोई ना था। थोड़ी देर में मालकिन कमरे से निकली और आज के खाने की तैयारी का हुक्म देकर चली गई। माई रानी एकदम रोने लगी। मैंने तो उम्र भर देखा, मालिक और मालकिन ने सदा एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया, सदा इकट्ठा इस आंगन में टहले, मगर नमाज की चौकी तो अलग अलग थी। अरे मेरी आंखें अंधी हो जाएं, आज फजर को मैंने ये क्या देखा। अरे मेरी मालकिन कैसे जिएगी मालिक के बगैर। और फिर माई रानी ने बीवियों के चेहरों पर गम के गहरे बादल देखकर अपने माथे पर हाथ मारा और यह कहती हुई कमरे से निकल गई, अरे मेरी तो मत मारी गई, मर्दाने में खाना गया नहीं और यहाँ दस्तरखान बिछा दिया। मालकिन को पता चला तो क्या कहेंगी। बीबियों ने बड़े खौफ से बरामदे की उस दरमियानी मेहराब को देखा जहां आज फजर के वक्त माई रानी की आंखों ने मालिक और मालकिन को इकट्ठा नमाज पढ़ते देखा था। इकट्ठा नमाज पढ़ने के पीछे क्या इशारा है, इसे समझने की कोशिश होने लगी और छोटी फूफी ने तो बस रोना शुरू कर दिया। नौमी इस सारे मसले से बोर होकर आंगन में निकल आई। उसने आंगन में लगे हुए उन दोनों ऊंचे ऊंचे दरख्तों को छुआ जिनकी नंगी नंगी शाखें बचे खुचे पत्तों को झटक रही थी और जिनमें से एक पर आज भी झूला पड़ा हुआ था। उस झूले पर शायद उस हवेली से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स ने अपने बचपन में पेंगे बढ़ाई होंगी। नौमी जब इससे पहले यहाँ आई थी तो इस झूले पर बैठी थी, मगर स्कूल में झूले से गिरने के बाद वो हमेशा के लिए झूले से डर गई थी, इसलिए चुपचाप बैठी रही। दोपहर के सन्नाटे में परदादी ने नौमी से बड़ी रसानियत से पूछा था, अरे बेटा पेंग नहीं बढ़ाती? नहीं, नौमी अपने खौफ का इजहार उन पर नहीं करना चाहती थी। लो मैं तुम्हें सिखाऊं। तब वो झूले में बैठ गई थी। उन्होंने इतने लंबे लंबे पेंग बढ़ाए कि उनका नीला दुपट्टा, सफेद कुर्ता और गुलाबी पाजामा हवा में परिंदों के परों की तरह फैलने और सिमटने लगा। उनकी बड़ी बड़ी बादामी आंखें चमक रही थी, गुलाबी रंग पर सुर्खी की छूट थी और बेदांतों का मुंह खुशी से खुला हुआ था। परदादी, आप परी हैं, आप सचमुच परी हैं। मैं आपको परी की तस्वीर दिखाऊं? मेरी किताब में है। नौमी खुशी से चिल्लाने लगी।
तो उन्होंने जमीन पर पांव रगड़कर झूला एकदम रोक लिया था और कहा था, बिटिया किसी से कहना मत कि बड़ी दादी झूला झूल रही थी। इस बात को 5 साल गुजर गए। ये राज नौमी के दिल में था। दरख्त पर से चंद सूखे पत्ते टूटकर नौमी के इर्द गिर्द फैल गए, मगर नौमी के जहन में तो 5 साल पहले वाली परदादी की बातें नर्म नर्म कोपलों की तरह फूटी पड़ रही थी। उसे हवेली में आए घंटा भर हुआ था और वो अब तक अपनी परियों जैसी परदादी को देख भी न सकी थी। वो झूले पर बैठ गई और बच्चों वाली दूरबीन से जी बहलाने लगी। फिर उसने देखा माई रानी बरामदे की उसी पुरस्कार मेहराब से गुजरकर खाने का थाल अंदर कमरे की तरफ ले जा रही है, जिसके तले आज फजर को परदादा और परदादी ने इकट्ठा नमाज पढ़ी थी, जबकि दादा 8 दिन से बिस्तर से उठ भी नहीं सके थे। फिर नौमी ने देखा उसके डैडी अपना बैग उठाए उसी मेहराब से गुजरकर ड्यूढ़ी की तरफ जा रहे हैं। उनका सर झुका हुआ है और खानदान की सारी औरतें मुंह लटकाए दस्तरखान के गिर्द जमा है। नौमी, तुम यहाँ हो, खाने पर चलो। फिर जाने कब खाना मिलेगा, तुम्हारे परदादा की हालत खराब है। मम्मी अपने बगैर आस्तीनों के ब्लाउज को साड़ी से खूब अच्छी तरह छुपाकर सर ढके उसके पास आ गई। मैं नहीं खाऊंगी वहां, नौमी ने धीरे से कहा। क्यों नहीं खाओगी? बाद में भूखी मरोगी। मम्मी ने उसका बाजू पकड़ा। नहीं मम्मी, मैं बावर्ची खाने में बैठकर खा लूंगी, मुझे सबके साथ खाते हुए शर्म आती है। नौमी ने अपना बाजू छुड़ाते हुए जवाब दिया। अच्छा तो जाओ, बख्तों से खाना ले लो। और मम्मी खाने पर चली गई। नौमी ने फरमाबरदार बच्चों की तरह उठकर बावर्ची खाने में झांका। वहां उस वक्त कोई न था। और फिर वो एकदम उस कमरे की तरफ दबे पांव चली गई जिसमें उसकी परियों जैसी दादी अभी तक छुपी हुई थी। उसने आहिस्ता से दरवाजे का पट खोला और अंदर चली गई। धूप से आकर उसे अंधेरे कमरे में कुछ नजर न आ रहा था। फिर उसने पलकें झपका झपका कर देखा तो उसे मोंढे पर बैठी हुई परदादी की तनी हुई पुश्त नजर आई। उनका नाजुक सफेद हाथ परदादा के काले माथे पर रखा और ज्यादा सफेद नजर आ रहा था। परदादी गुनगुना कर सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। परदादा उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहे थे और उनकी आंखें दादी पर जमी हुई थी। नौमी दबे पांव और आगे बढ़ गई, मगर किसी को कमरे में उसकी मौजूदगी का एहसास न हुआ। परदादा के होंठ हरकत कर रहे थे। वो टूटे टूटे लहजे में कह रहे थे, मेरे कफन का क्या होगा, मेरे कफन का। अरे तुम बार बार भूल जाते हो, बार बार बताती हूँ। कफन तो हम दोनों के आबे जमजम में धुले मौजूद हैं। सुना तुमने? आबे जमजम में धुले कफन रखे हैं, इत्मीनान रखो। सुना तुमने? परदादी ने उनके कान के पास झुककर जोर से कहा। उनकी आवाज आंसुओं में भीगी हुई थी। फिर नौमी ने देखा परदादा की आंखें एकदम ज्यादा फैल गईं। उन्होंने नफी के लिए अपना सर तकिए पर मुसलसल हिलाना शुरू कर दिया। तुम इत्मीनान रखो, सुना तुमने? परदादी ने फिर इत्मीनान दिलाया और वो रोने लगी। नौमी का जी चाहा कि वो उनसे लिपट जाए, मगर परदादा वैसे ही टूटे टूटे लफ्जों में बोल रहे थे। तुमने सब कुछ तो दिया मुझे, ये हवेली, जमीन, बच्चे। मैं भी तुम्हारी थी, ये भी तो गिनो। परदादी ने एकदम पुरसुकून आवाज में उनके कान के करीब झुककर कहा। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया से मुंह छुपा कर रहा, अपने माँ बाप भाई बहन सब छोड़ दिए। दादा की लाल लाल जबान होठों पर अजीब अंदाज से हरकत कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ी, दौलत, शोहरत। कहो कहो, क्या तुम्हारे दिल में है, बोलो। परदादी की सिसकियों में टूटती आवाज नौमी बड़ी हैरानी से सुन रही थी। अब उन्होंने परदादा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। उनकी थरथराती कलाइयों में शीशे की चूड़ियां आप ही आप खनक रही थीं। मेरा कफन जमील से मंगवाना, अपने पैसे से खरीदा, मुझे ना देना। मेरी आकबत खराब ना हो महपारा जान, महपारा जान। परदादा आंखें बंद करके उसी अंदाज से बड़बड़ा रहे थे और घबराई हुई नौमी के हाथ से बच्चों वाली दूरबीन कुछ इस रुख से जमीन पर गिरी कि उसके अंदर कैद रंगारंग चूड़ियों के टुकड़े बिखर गए। मगर न परदादा चौंके न परदादी। नौमी की समझ में कुछ न आया, और जो बात समझ में आई वो इतनी थी कि उसकी परियों जैसी परदादी चकराकर जमीन पर खुश्क पत्ते की तरह गिर गईं। उसके बाद चीखें मारती हुई नौमी अपनी परदादी से लिपट गई। सब आए तो नौमी के परदादा नींद के इंजेक्शन की वजह से गाफिल सो रहे थे और नौमी की परदादी मर चुकी थी।